हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के पाठ निहित प्रश्न 1.8 को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 mmHg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संघटन भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी हिंदी वाली बुक से लिया है, लेकिन हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी वाली बुक से भी मैंने क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. यदि इन दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द्रव बी है इसका वाष्प दाब 750 mmHg दिया है, जबकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आप देखें द्रव बी का जो वाष्प दाब है वो 700 mmHg दिया गया। तो हिंदी वाले बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर हिंदी वाले बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक विलेन है जिसको बनाया गया है दो द्रवों को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर। जो द्रव ए है इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया गया है और बी का भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया गया है और साथ ही विलेन का भी वाष्प दाब दिया गया है 600 mmHg। अब हमको बताना ये है कि इस विलेन में द्रव ए का मोलंस कितना है और द्रव बी का मोलंस कितना है। कंपोजिशन मीन्स यही होगा कि यहाँ पर आपको दोनों की मात्राएं बतानी है और मात्राओं को यहाँ पर मोल अंश के रूप में आप बताएंगे। बात क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग रहा है कि यहाँ पे राउल्ट के नियम का फार्मूला लगेगा, क्योंकि द्रवीय विलेनों के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का ही नियम है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे राउल्ट नियम का और हम फार्मूला यूज करेंगे कि पी बराबर पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ पर जो पी है ये विलेन का कुल वाष्प दाब है, पी नॉट जो है शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब है और पी नॉट जो है शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब है और एक्स ए है विलेन में द्रव ए का मोल अंश। अब सारे मान यहाँ पे दिए गए हैं तो सारी वैल्यू को पुट करके हम एक्स ए का मान निकाल सकते हैं। देखो पीटी का मान यहाँ पे दिया है 600 mmHg, तो यहाँ पे हमने 600 mmHg रख दिया। पी नॉट का मान दिया गया है 700 mmHg, तो यहाँ पे 700 रख देते हैं। पी नॉट का मान दिया गया है 450 mmHg, तो यहाँ पे मान रख दिए और पी नॉट का मान दिया गया है 700 mmHg। यहाँ पे एक्स ए का मान बड़े ही आसानी से अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पता है, बस एक्स ए ही नहीं पता है। तो इस समीकरण को सॉल्व करके एक्स ए का मान निकाला जा सकता है। तो चलिए आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस फार्मूले को थोड़ा सा समझाता हूँ जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। हमने यूज किया है कि पी बराबर पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ए। अब क्वेश्चन ये है कि ये फार्मूला कैसे आया। इस टाइप का एक फार्मूला मैंने आपको डिराइव कराया था जब हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को डिराइव करते हैं। तो आप सिंपल सी बात जानते हैं कि विलेन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो द्रव ए का वाष्प दाब द्रव बी के वाष्प दाब के बराबर होगा।
अब द्रव ए के वाष्प दाब को राउल्ट नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं PA नॉट इंटू एक्स ए, और द्रव बी के वाष्प दाब को लिख सकते हैं PV नॉट इंटू एक्स बी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, और इस फार्मूले से हमने एक्स बी का मान निकालकर यहाँ पे रख दिया है। अब फिर हम क्या करते हैं, इस पी बी नॉट का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे पी टी इक्वल टू, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और प्लस यहाँ पे देखो पी बी नॉट का 1 में गुणा कर दिए तो पी बी नॉट हो गया, और माइनस के स्थान पे माइनस, और एक्स ए में गुणा कर दिए तो पी बी नॉट इंटू एक्स ए हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स ए वाले पदों को एक साथ रख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी टी बराबर, देखो इस पी बी नॉट को इधर इसलिए हैं और इसको यहाँ पर कर दिए हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी नॉट इंटू एक्स ए वाले पद को एक साथ किए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं कि इन दोनों में से हम एक्स ए को कॉमन ले लेंगे, तो यदि कॉमन ले तो हम लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस, यहाँ से बच जाएगा पी ए नॉट, यहाँ से बच जाएगा पी बी नॉट, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और कॉमन हो गया एक्स ए। इस प्रकार से ये फार्मूला डिराइव हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि ये फार्मूला कैसे यूज कर रहे हैं, हम क्यों ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यदि 700 में से हम 450 को घटा दें तो 250 बचेगा, तो इसको घटा के हम लिख देते हैं, देखो 600 इक्वल टू 700, और यहाँ पे घटा दिए तो बड़े वाले का चिन्ह लगा दिए माइनस, और घटाने पे मिला 250। अब 700 को पक्षांतर करके इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 600, और इधर 700 प्लस है, इधर आया तो माइनस 700। अब यदि इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -100। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो इस प्रकार हमको मिल गया 100 इक्वल टू 250 इंटू एक्स ए। अब एक्स ए का मान यदि हम निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 250 को 100 के नीचे कर देंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक्स ए की वैल्यू प्राप्त होगी 0.4, और आप जानते हैं मोलन्स का कोई मात्रक नहीं होता है, तो एक्स ए का मान हमको मिल गया, यानी बिलियन में द्रव ए का मोलन्स हमने प्राप्त कर लिया। अब द्रव बी का मोलन्स यदि हमको प्राप्त करना हो तो हम फार्मूला जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। एक्स ए का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 0.4, एक्स बी के स्थान पे एक्स बी रहने देते हैं, 1 के स्थान पे 1 रहने देते हैं, और फिर इसको हम इधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.4, और इसको घटाने पे प्राप्त होगा 0.6, तो इस तरह एक्स बी का मान हमको मिल गया 0.6। यानी द्रव में दोनों ही घटकों के मोलन्स हमने निकाल लिए, एक्स ए का मान भी निकाल लिया यानी द्रव ए का मोलन्स निकाल लिया, एक्स बी का मान यानी द्रव बी का मोलन्स निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने देखा कि एक्स ए का मान 0.4 और एक्स बी का मान है 0.6। इस क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है जहाँ पे आपको कहा गया है कि वाष्प अवस्था में दोनों घटकों के मोलन्स बताएं, क्योंकि वाष्प अवस्था का भी कंपोजिशन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर अभी तक हमने द्रव अवस्था में यानी कि विलयन में दोनों घटकों के मोलन्स निकाले। अब हम वेपर फेज में दोनों घटकों के मोलन्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं कि वाष्प अवस्था में जो मोलन्स होता है, इसके लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं कि एक्स ए यानी ए का मोलन्स वेपर फेज में बराबर होगा पी ए अपान पी टी। यहाँ पर पी ए क्या है, द्रव ए का वाष्प दाब, और पी टी क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब। अब यहाँ पर पी ए का मान हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो पी ए का मान निकाल सकते हैं हम राउल्ट के नियम का फार्मूला यूज करके। तो पी ए बराबर हम लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है, सीधे क्वेश्चन से रख लेंगे 450, और एक्स ए का मान अभी हमने निकाला था 0.4, यहाँ पे 0.4 रख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए का मान हमको मिलता है 180 mmHg। इस प्रकार हमने पी ए का मान निकाल लिया। अब इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो एक्स ए इन वेपर फेज इक्वल टू पी ए के स्थान पे 180, और पी टी का मान सीधा क्वेश्चन में दिया गया था 600 mmHg,
तो यहाँ पे 600 रख लिए और इसको सॉल्व करेंगे तो XA इन वेपर फेज हमको प्राप्त होगा 0.3। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखा कि वाष्प में A घटक का यानी द्रव A का जो मोल अंश है वाष्प में वो 0.3 है। अब हम जानते हैं कि यदि वाष्प को देखें तो यहाँ पे दो घटक हैं, एक है A और एक है B, तो दोनों के मोल अंशों को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो XA इन वेपर फेज प्लस XB इन वेपर फेज इक्वल टू 1। XA वेपर फेज में हमका मान पता है 0.3 और इसका मान हमको निकालना है, तो 0.3 को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो XB इन वेपर फेज हमको मिल जाएगा 0.7। तो ये हो गया हमारे दूसरे पार्ट का आंसर, जहाँ पे हमने देखा कि XA जो है यानी कि A घटक का जो वाष्प में मोल अंश है वो है 0.3 और B घटक का वाष्प में जो मोल अंश है वो है 0.7। तो ये था इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर। उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और दोबारा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो से यदि आपको लाभ होता है, वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।